नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने चार्जशीट में 3 जगहों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिखा है। 5 आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के नाम शामिल हैं। कांग्रेस बोल रही है कि असीम दास से जबरन जेल में ईडी ने बयान लिया, जबकि उसने अदालत के सामने कहा है कि ईडी ने उससे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करवाए। वह अंग्रेजी नहीं जानता है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार का कच्चा चिट्ठा एक एक कर अब सामने आ रहा है। पहली रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ईडी के चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कोरियर का काम करता था। उसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। असीम दास ने एजेंसी को बताया कि ये पैसा हाल ही में प्रदेश में हुए इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए भेजे गए थे। हालांकि अदालत में असीम दास अपने बयान से पलट गया। उसने कहा कि उससे अंग्रेजी में लिखे गए बयान पर ईडी ने हस्ताक्षर करवाए। वह अंग्रेजी नहीं जानता। असीम दास से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ईडी के माध्यम से विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनंद फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। ईडी की, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरिया उसमें हस्ताक्षर करवाया था। असीम दास ने यह बयान अदालत के सामने दिया था अपने वकील के माध्यम से। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। चार्जशीट में यह भी लिखा गया है कि दुबई में महादेव ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से एक सक्सेस पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें कई बॉलीवुड कलाकारों ने हिस्सा लिया था। हालांकि किसी का नाम चार्जशीट में मेंशन नहीं किया गया है। चार्जशीट में दुबई में मौजूद महादेव बैटिंग ऐप के एक एग्जीक्यूटिव नितेश दीवान के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिसने बताया है कि बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने IIFA को भी स्पॉन्सर किया था। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस सरकार के वक्त के सारे काले कारनामे अब सामने आएंगे। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का जो 508 करोड़ रुपए आपने महादेव ऐप के नाम से लूटा है, उसका हिसाब आपको जनता को देना ही पड़ेगा। आप सत्ता में रहते हुए अपने सत्ता के प्रभाव से जनता को लूटने के एक भी मौके नहीं छोड़े, चाहे PSC घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, और इस सब कृत्यों का हिसाब आपको शीघ्र देना पड़ेगा। अभी ईडी ने एक पूरा प्रतिवाद पेश किया है, जिसमें असीम दास ने फिर स्वीकार किया है कि कुछ लोगों ने दबाव देकर उनसे बयान बदलवाया था। एक बात याद रखिए, छत्तीसगढ़ की जनता की हाय और छत्तीसगढ़ की जनता का तकलीफों का हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि महादेव बैटिंग ऐप की सब्सिडी रेड्डी अन्ना बुक के नाम से दुबई में ऑपरेट की जाती थी, जिसके करीब 3200 पैनल हैं, जिसकी प्रतिदिन की कमाई करीब 40 करोड़ रुपए है। इसमें करीब 3500 का स्टाफ है, जिन्हें 20 अलग अलग विला में रखा गया है, जिनका पूरा खर्चा महादेव बैटिंग ऐप का मैनेजमेंट उठाता है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। तो महादेव बैटिंग ऐप को लेकर देखिए, छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्मा चुकी है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में, यानी दूसरी चार्जशीट में
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम लिखा गया है। इसके अलावा तमाम ऐसे लोगों का भी नामों का जिक्र इसमें है। असीम दास से लेकर शुभम सोनी तक का जिक्र किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस सरकार में जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, अब उनका खुलासा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि ये राजनीतिक वार है जो सरकार बीजेपी करने में लगी हुई है और यहां पर सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। सौरभ साहू हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और कौशल स्वरवेर हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन शुरुआत करूंगी सौरभ जी आपके साथ ही, क्योंकि अब देखिए चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ चुका है और इसी पर अब देखिए बीजेपी ये कह रही है कि आपकी सरकार में जितने भी कारनामे हुए हैं अब उन सभी का खुलासा एक एक करके किया जाएगा। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए चित्रा जी, हम तो स्वागत करते हैं अगर इस तरीके की कोई बात हुई है पूर्ववर्ती सरकार में या कभी भी, जैसा कि इन्होंने सीबीआई से पीएससी के जांच की भी मांग की और 2018 से लेकर के 2022 तक के पीएससी में जो भी अनियमितता थी उसकी जांच की बात की। हम तो मांग करते कि 2013 से ही ले लीजिए ना, क्योंकि पीएससी में तो घोटाले लगातार होते रहे हैं, इनके भी कार्यकाल में तथाकथित घोटाले हुए हैं, तो पूरे को ही जांच करिए। उसी तरीके से महादेव ऐप की जो बात है, पहली जो चार्जशीट सीबीआई ईडी ने जो पेश की थी उसमें भूपेश बघेल जी का नाम नहीं था। ये अभी एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट उन्होंने पेश की है उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है भूपेश बघेल जी का नाम। तो मुझे लगता है कि ये पूर्ण रूप से बीजेपी का जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि जब आप पूर्व में भी देखेंगे कि असीम दास ने जो ड्राइवर है उनकी गाड़ी का, उसने जो बयान दिया था कि पहले उसने बयान दिया कि मैंने पैसे पहुंचाए, फिर हस्तलिखित बयान उसने बाद में दिया और उस बयान से वो पलट गया कि मैंने किसी भी राजनेता को किसी भी तरीके को कोई पैसे नहीं पहुंचाए हैं। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र दिखता है जो बीजेपी करना चाह रही है। और लगातार जैसा कि छत्तीसगढ़ के अंदर और तीनों राज्यों में ये ईडी को ही सामने रखकर चुनाव लड़े थे, तो मुझे लगता है कि ये उसी का हिस्सा है और किस तरीके से बदनाम करके विपक्ष के नेताओं को दबाया जाए, ये उसी कड़ी का अगला हिस्सा है। ठीक है, जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आया था तब तो देखिए विधानसभा चुनाव थे, तो ये कहा गया कि चुनाव है इसीलिए अब एक षड्यंत्र रचा गया बीजेपी के द्वारा। अब किस लिए चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है? क्या लगता है इसके पीछे क्या लोकसभा चुनाव को लेकर है? बिल्कुल चित्रा जी, आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जी का जो कद है वो यहाँ से लेके मुझे लगता है कि केंद्र तक है और उनकी जो छवि है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में उनकी एक अच्छी छवि है, उसको धूमिल करने का ये प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ भी जो 11 लोकसभा सीट है उसमें उन्हें पता है कि भूपेश बघेल जी को जो लोकसभा चुनाव है उसमें महती भूमिका दी गई है, तो लगातार वो भूपेश बघेल जी को परेशान करके, क्योंकि वो एक कुशल रणनीतिकार है, लोकसभा चुनाव में भी वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही नहीं पूरे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ये बात भाजपा जानती है, तो कैसे दबाया जाए विपक्ष के नेताओं को, ये उसके तहत एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन ईडी ने कोर्ट में ये जरूर कहा है कि असीम दास का जो पहला बयान था जिसमें उन्होंने बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिक्र किया था, वो असीम दास आज भी अपने उसी बयान पर कायम है। कोर्ट में ये बात ईडी ने कही है। देखिए चित्रा जी, ईडी ने जो बात कही है अभी हो सकता है कि वो फिर से असीम दास के ऊपर जो दबाव बना करके उस बयान को जो है वो फिर से वो पलटने से रोक रहे हैं, कहना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब विधानसभा के चुनाव थे उसके जस्ट बाद जब वोटिंग हो गई थी उसके बाद की ये बात है, असीम दास जो है उसने लिख करके ये कहा था कि मुझ पर ये दबाव पूर्वक कार्रवाई करवाई गई थी और इस वजह से मैंने ये भूपेश बघेल जी का नाम लिखा था, लेकिन इस तरीके के कोई पैसे नहीं पहुंचाए थे। तो जो व्यक्ति अब बार बार अपने बयान से पलट जा रहा है उसके बयान, पहली बात तो उसकी कोई नैतिकता मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि एक बार वो कुछ और कहता है, फिर कुछ और कहता है, फिर कुछ और कह रहा है। तो उसके आधार पर एक पूर्व मुख्यमंत्री जैसे एक बड़े जो चेहरे हैं उनको लेकर के आ जाना और कटघरे में खड़ा कर देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ईडी की भी बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही है ईडी। और ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से चरित्र रहा है कि पिछले कुछ समय में अगर
अगर देखेंगे तो दबाव पूर्वक जो राजनीति वो कर रहे हैं और विपक्ष का चेहरा खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उस षड्यंत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, पूर्ण रूप वासु से शर्मा जी। राजनीतिक षड्यंत्र है चित्रा जी। हाँ ठीक है, वासु शर्मा जी, अब जैसा कि सौरभ साहू जी ने तमाम बातें बोली हैं, आरोप लगाया है कि सीधे तौर पर ये राजनीतिक वार है जो आप लोग लगातार खेल रहे हैं विपक्ष के साथ में। इससे पहले चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उसमें आपने एक बड़ा प्लान बनाया, उसमें आप कामयाब हो गए। अब लोकसभा चुनाव है तो फिर से आपने ईडी को एक्टिव कर दिया कि जाइए छत्तीसगढ़ और वहां पर भूपेश बघेल के खिलाफ षड्यंत्र रचिए। सबसे पहले तो हिंदी खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए चित्रा जी, इस जब असीम दास ने बयान पलटा था तो आपके साथ डिबेट में उस समय भी बैठा हुआ था। तब कांग्रेस के मित्र ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई ये उन्होंने बयान पलट दिया। तो हमने उस समय ये कहा था कि पुलिस अभिरक्षा के अंदर क्यों क्या वो सरकार ने उसका बयान पलटा दिया, क्योंकि पहले बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि शुभम सोनी ने मुझे कैश कुरियर का काम दिया है और 508 करोड़ रुपए का चुनावी फंड का मैनेजमेंट करने के लिए मुझे रायपुर भेजा गया है। तो देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए चित्रा जी, ये ऐप जो था 2017-18 में दुर्ग भिलाई में चालू होता है। उसके बाद 2021 में जब आईपीएल हुआ, उस समय कोरोना के कारण दर्शक के बगैर आईपीएल होता था, तो उस आईपीएल में ये ऐप 2100 करोड़ रुपए के ऊपर से भी ज्यादा का बिजनेस कर लेता है, अपने धंधा कर लेता है, लेकिन सरकार को पता नहीं लगता, प्रशासन को पता नहीं लगता। लगातार हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी सर। जी, इसमें पुलिस की मिलीभगत थी और लगातार उसमें काम हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो बयान आया है, जो आरोप ईडी लगा रही थी, कहीं ना कहीं वो तथ्य सामने आ गए हैं। और मुझे लगता है कि 508 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि जो उन पर आरोप लगा है वो पैसे कहाँ गए। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है बात। तो इसके आगे अब क्या किया जाएगा? क्या जो हम दिल्ली में देख रहे हैं, क्या वही हम छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे? समन भेजा जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा? चलिए, वासु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। कौशल स्वरबेर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल जी, अब क्या लग रहा है, दिल्ली से लेकर अगर हम बात करें, अभी छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं। अब हर कोई यही कह रहा है कि 2024 को लेकर ही पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये माना जाए? चलिए, कौशल जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। तो सौरभ साहू जी, आपके पास में आऊंगी। वासु शर्मा जी ने जिन बातों का जिक्र किया, सीधे तौर पर कहा कि 2017 से साहब को एक्टिव किया गया था और आपकी सरकार भी छत्तीसगढ़ में रही है, तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान? अगर पता था पूर्व मुख्यमंत्री को भी, तो इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए था ना? देखिए चित्रा जी, जिस दिन इस बात की खबर सबसे पहली बार हुई थी, 22 सितंबर 2022 का वो समय था, तब जैसे इसकी पहले कंप्लेन आई थी, उस दिन से हमारी पुलिस एक्टिव हुई थी, हमारे प्रशासन एक्टिव हुआ था और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। 400 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ की एकमात्र पुलिस है जो महादेव ऐप पूरे देश में संचालित होती है, कई राज्यों में संचालित होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां पर 400 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए गए। अभी 98 आरोपी इसके पकड़े गए, अनगिनत लैपटॉप और मोबाइल फोन इसमें जब्त किए गए। हमारी पुलिस ने तो दूसरे राज्यों में जा करके, जब ये साबित हो गया कि ये पूरा जो ऐप है वो नोएडा से संचालित होता है। नोएडा कहां आता है चित्रा जी? यूपी में। और यूपी में किसकी सरकार है सबको पता है। जब हमारी पुलिस वहां जाती है तो वहां की जो यूपी सरकार की जो पुलिस है वो हमारी पुलिस को यह धमकी देती है कि आप हमारी परमिशन के बिना आकर यहां कार्रवाई कर रहे हैं और आप पर धारा 365 के तहत हम अपहरण का केस दर्ज करेंगे। तो इस तरीके का रवैया इनकी सरकार का रहा है। इनके संरक्षण में जो पुलिस कार्य कर रही है उसने इस तरीके की कार्रवाई की है। तो ये पूरी की पूरी जो बात है वो मंशा को देखने वाली है। कहीं ना कहीं जो ऐप का संचालन है, चाहे वो iOS का ऐप स्टोर हो, चाहे एंड्रॉइड का प्ले स्टोर हो, मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार के संरक्षण में आता है या उनकी निगरानी में आता है। अगर कोई ऐप इस तरीके का कार्य कर रहा है तो उस पर जो कार्रवाई करने की जो प्रथम जवाबदारी है, जो ऐप को डीएक्टिवेट करने की
जो जवाबदारी है वो केंद्र सरकार की आती है। जबकि जब हमने यह बात सूचित कर दी थी केंद्र सरकार को, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही उस ऐप को डीएक्टिवेट किया था। और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2023 की बात याद करेंगे चित्रा जी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं ये दुबई में जाकर के छुपे हैं, क्योंकि ये देश से बाहर का मामला है तो वो आरोपियों को भारत लाया जाए और हमें उस पर कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए। तो यह भी केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। तो किसी न किसी तरीके से ये, जैसा कि आपने सही कहा कि जो अभी हाल दिल्ली में चल रहा है विपक्ष के नेताओं को प्रभावित करने की बात है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो सर पर है। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र का ही हिस्सा है। मंशा बिल्कुल नहीं है मोदी सरकार की। आप देख लीजिए दूसरे भी और ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं, चाहे वो ड्रीम 11 कहिए, जुआ कहिए, रम्मी कहिए, 3 पत्ती कहिए, ये सभी पर केंद्र सरकार उस पर 28% की जीएसटी ले रही है, 30% का और 4% का सेस ले रही है इनकम टैक्स के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये तो उनको और ऑनलाइन लीगल जो है वो लीगलाइज करके उसको छूट दे रहे हैं जुआ से रिलेटेड ऐप को। उनको जनता की चिंता नहीं है। वासु शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वासु शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। और एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि चाहे ऐप को डीएक्टिवेट करने की बात हो या फिर इस पर कार्रवाई करने की बात हो, हमने लगातार प्रधानमंत्री मोदी को भी पत्र लिखा और इसका जिक्र भूपेश बघेल की ओर से भी किया गया था जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि मैंने पत्र लिखा है, जिक्र किया है कि इसकी जानकारी भी दी जाए और इस पर कार्रवाई भी की जाए। चित्रा जी, ये कांग्रेस सरकार हमेशा झूठ बोलते आ रही है और प्रवक्ता महोदय भी टीवी में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने पत्र लिखा तो पत्र सार्वजनिक करें। इन्होंने कभी पत्र नहीं लिखा, केवल मौखिक रूप से बोलते थे कि बंद कर दो, बंद कर दो। ईडी ने जब पत्र, ईडी की जब कार्रवाई चालू हुई तो ईडी ने पत्र लिखा और ईडी ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, तो तब उसके बाद इस ऐप को बंद किया गया। ये हमेशा कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती आई है। इसमें एक चीज और ऐसी है, एक चीज और देखनी पड़ेगी। असीम दास के बयान को चलो हटा देते हैं। शुभम सोनी ने एक मेल किया है ईडी को जो एम्बेसी से सर्टिफाइड है, मेल है, उसमें भी आरोप लगाए गए थे कि पैसे 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चुनावी फंड के लिए हमने दिए हैं और जो असीम दास के थ्रू अलग अलग नेताओं को बांटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये असीम दास जो कैश का काम करता था और बड़ा ही गंभीर मामला है। अगर कोई अपराध का पैसा चुनाव में लग रहा है तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है। और कांग्रेस की सरकार ने हर तरफ भ्रष्टाचार और लूट मचा के रखा था। पीएससी स्कैम की बात कर ले, शराब घोटाले की बात कर ले, माइनिंग घोटाले की बात कर ले, छत्तीसगढ़ में कोई भी कांग्रेस सरकार ने लूट मचा के रखी थी। आप क्योंकि जनता ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस को जवाब दे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है उसको तह तक जाएगी और सबको गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम। ठीक है कौशल जी, अब आपको क्या लगता है कि 2024 की तैयारी कर रही है सरकार कि विपक्ष को दबाना है और किस तरीके से राजनीतिक वार किया जाए, भ्रष्टाचार पर वार किया जाए? एक नया मुद्दा मिल गया है 2024 के लिए और हम 2024 तक बस एक ही मुद्दा देखेंगे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। चित्रा जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई लगातार पिछले कई महीनों से चल रही थी, आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के पहले जब शुभम सोनी का जब वीडियो वायरल होता है उसी समय ये कहा जा रहा था कि जो ईडी का जो अंतिम लक्ष्य है वो भूपेश बघेल है और कहीं न कहीं उस षड्यंत्र उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अभी ईडी के लोग दिख रहे हैं। और जिस तरह दिल्ली में भी आपने जैसा जिक्र किया, दिल्ली में केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया है, उनको भी समन जारी किया गया है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो चीजें हैं, यदि आपको कार्रवाई करना है तो मुझे ऐसा लगता है देश भर में जहां जहां पे भी करप्शन हो रहा है सभी जगह कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी भ्रष्टाचार का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन यदि जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, यदि ईडी जांच करती है तो ईडी को ऐसे लोगों पर भी जांच करनी चाहिए जो लगातार जिनके मामले सामने आते रहे और जो अभी सरकार में होने के बाद जो दब जाते हैं। तो जब आप किसी राजनीतिक दल की बात करते हैं, पर्टिकुलर यदि आप सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं तो कहीं न कहीं सवाल उठता है। यदि सरकार को निश्चल भाव से या स्वतंत्र भाव से काम करना चाहिए कि यदि जो भी करप्शन कर रहा है, जो भी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ यदि कार्रवाई होती तो इस तरह के सवाल विपक्ष की ओर से नहीं उठते। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से कार्रवाई पूरे देश में चल रही है तो कहीं न कहीं ये सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या विपक्ष के लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं? कहीं न कहीं कर रहे होंगे, जरूर अच्छी बात है कि कर रहे होंगे, उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या जो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग हैं, जो केंद्र सरकार से अलायंस में जुड़े लोग हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कई नाम आप भी सुनते रहे, कई नाम सार्वजनिक रूप से बाहर भी आते रहे हैं, लेकिन बाद में उनके मामले दब जाते हैं। यदि ईडी ने कोई चार्जशीट पेश किया है और
जिस असीम दास के बयान को लेकर ये बात आ रही थी, जो पहले भूपेश बघेल का नाम लेने से मुकर जाता था, उसके बाद फिर उसी के नाम से भूपेश बघेल का नाम बाहर आता है, तो कहीं न कहीं ये इसको एक साजिश के तहत ही एक तरह संदेह जाता है। लेकिन चूंकि मामला जांच का विषय है, सब्सिडाइज अभी ये कोर्ट में है और चार्जशीट पेश हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि असीम दास का जो बयान है उसको कोर्ट में पेश करके उसका बयान लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब जेल में बयान अलग होता है, पुलिस के सामने बयान अलग होता है, उसके बाद फिर ईडी अलग चार्जशीट पेश करती है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है, उससे शक जाहिर होता है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि आप यदि किसी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आपको पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं और हवाला के माध्यम से पैसे लेने का आरोप है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। यदि करप्शन से जुड़ा कोई व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अंधेरे में रखकर नहीं, उसका सार्वजनिक रूप से उसको उजागर होना चाहिए। यदि कोई बात सच है, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री जुड़ा मामला हो, छत्तीसगढ़ के नेता जुड़ा मामला हो, या किसी भी दूसरे प्रदेश के नेताओं से जुड़ा मामला हो, यदि राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति इस तरह के करप्शन में जुड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बिना पर नहीं कि सिर्फ वो विपक्ष का नेता है, यदि आपके पक्ष में भी, सत्ता पक्ष में भी यदि कोई ऐसा नेता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई देखिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी पक्ष का नेता हो या फिर विपक्ष का नेता हो। लेकिन हम इस पर भी बहस सुनते हैं, इस पर भी हम लगातार बहस करते भी हैं कि भाई आपके जितने भी नेता हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उनकी फाइलें कहां चली जाती हैं। लेकिन कौशल जी, आपको ऐसा लगता है कि ये तो शुरुआत है, 2024 तक हम देखेंगे कि इसी शुरुआत को, ये जो जांच की आंच बैठाई गई है, ये कितना ज्यादा धुआं फेंकती नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा महादेव आपका बहुत बड़ा असर हुआ था, 24 में भी होगा क्या? निश्चित तौर पर यदि आप किसी राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्ति पर, जो किसी प्रदेश का चेहरा रहा है, उसके खिलाफ यदि आप आरोप लगाते तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव चुनाव में देखने को मिलेगा। दिल्ली में भी सरकार है, वहां केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, जो मुख्यमंत्री रहे पूर्व में, उनके खिलाफ डायरेक्ट हमला हुआ। तो कहीं न कहीं जब आप चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल निश्चित तौर पर स्टार प्रचारक की भूमिका में है और इंडिया अलायंस है उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जो बैठकें हो रही है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से चेहरा ओबीसी नेतृत्व के रूप में भूपेश बघेल का सामने आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को दबाने की भी एक साजिश हो सकती है। लेकिन इसको साजिश ही नहीं कहा जाती, यदि इसमें सच्चाई है तो इसकी तह तक आनी चाहिए। और जहां तक 2024 की बात है, मुझे ऐसा लगता है निश्चित तौर पर चुनाव पर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से 10 सेकंड का कमेंट चाहूंगी। वासु शर्मा जी, क्या ईडी ने जेल में जाकर अब असीम दास से बयान लिया था? जैसा कि बताया गया कि जेल में आपने बयान लिया, वो तो मान्य नहीं है ना, वो कैसे कोई मान लेगा? देखिए, असीम दास ने जब पहली बार बयान सामने आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने बयान रखा था और फिर से आज उस बयान पे कायम आ गए। मैंने आपसे चित्रा जी, हम लोग पहले भी इस विषय में डिबेट किए थे, तो मैंने पहले कहा था, क्या उस समय पुलिस अभिरक्षा में बयान पलटा दिया गया था क्या? देखिए, ये मुद्दा ईडी के पास है, ईडी अपना काम कर रही है निश्चित रूप से, लेकिन आरोप गंभीर है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ये 508 करोड़ रुपए जो बेईमानी का पैसा है, धोखेधाड़ी का पैसा, छत्तीसगढ़ की जनता का लूटा हुआ पैसा है, ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन बात यही है कि ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों काम कर रही है? 10 सेकंड में सौरभ साहू जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए चित्रा जी, आपने जो बात कही कि निश्चित रूप से धुआं फैलाने वाली बात है, और ये धुआं फैला करके जो केंद्र की सरकार है वो जनता को गुमराह करना चाहती है और उसकी आड़ में अपने चुनाव से संबंधित जो उल्लू है वो सीधा करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ईडी निश्चित रूप से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अगर सम्मान भेजा जाएगा, भूपेश बघेल पेश होंगे? बिल्कुल, ये तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, जो उनके कानूनी सलाहकार हैं वो उनसे सलाह करके उसका जवाब देंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो हर सवाल का जवाब देगी और संतोषजनक जवाब देने के लिए तैयार है। चित्रा जी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महादेव ऐप की जांच की आंच जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आ चुकी है, लेकिन देखना होगा कि इस कार्रवाई को और कितना आगे बढ़ाया जाता है और इसमें और कौन कौन से नेता और कौन कौन से लोग फंसते हुए नजर आएंगे। चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।